ईडी ने क्यों रेड की, क्या वजह थी, और कौन सा ऐसा फ्लॉ है, कमी है जिसको ध्यान में रखकर यह कार्रवाई की गई है। अब ये कार्रवाई कहा जाए या रेड का मतलब क्या होता है, पहले वो जान लीजिए। देखिए, रेड जो है वो इस टर्म्स में दी जाती है। पहले मैं आपको रेड का मीनिंग समझा दूं ताकि आप इस घटना को अच्छे से समझ पाए। जब भी पुलिस या कोई जांच एजेंसी जांच करने के लिए, कोई भी कार्रवाई करने के लिए किसी के पास पहुंचती है तो इसे रेड कहा जाता है। मतलब आप ऐसे समझिए कि एक साथ 8-10 पुलिस वाले आपके घर आ जाएं, दैट इज मतलब उनको ये इन्फॉर्म्ड है कि कुछ गलत यहां हो रहा है, अब वो जांच करने आए, इसको रेड करना कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही ईडी के कर्मचारियों के द्वारा 3 ठिकानों पर, 2 तो ऑफिसेज पर बायजूस के, और एक जो रविंद्रन बायजूस जिनके नाम पर यह कंपनी है, उनके घर पर ईडी के कर्मचारियों द्वारा रेड की गई। रेड क्यों की गई? क्योंकि ईडी ने रविंद्रन बायजूस को कई बार कॉल करके बुलाया कि भाई साहब आप चले आइए, कुछ आपकी कमियां हमें पता चल रही हैं, आप एक बार आकर हमें जवाब दे दीजिए। बुलाने को कहते हैं समन करना। ईडी ने मल्टीपल टाइम रविंद्रन बायजूस को कॉल किया कि आप आइए और आकर के पहले बताइए कि चल क्या रहा है, आपके मामले में फेलियर कहां आ रहा है। रविंद्रन बायजूस नहीं गए, तब जाकर ईडी जो है वो इनके घर पर और इनके ऑफिसेज में चली गई जांच करने के लिए कि मामला गड़बड़ कहां है। गड़बड़ कहां है तो उसके बारे में मैं सारी जानकारी आपको समझाऊंगा और पूरी बातें आपको बताऊंगा कि क्या गड़बड़ लग रही है ईडी को। बायजूस ऑफिसेज रेडेड ईडी फॉरेन इन्वेस्टमेंट वर्थ रुपीज ऑफ 28,000 करोड़ अंडर स्कैनर। अब ये क्या है पहले समझिए। देखिए, आप सभी को मालूम होगा वे कंपनियां जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ऊपर होती है वो यूनिकॉर्न कहलाती हैं। भारत की पहली एजुकेशन क्षेत्र के अंदर जो यूनिकॉर्न कंपनी है उसका नाम बायजूस है, जिसका एडवर्टाइज आपने शाहरुख खान को करते हुए देखा होगा। आईपीएल हो या फीफा वर्ल्ड कप हो, उनकी स्पॉन्सर बनते हुए भी आपने बायजूस को देखा होगा। बायजूस इस कोरोना काल में बहुत सुर्खियों में रही है। फिलहाल एक ऑफलाइन सेंटर जिसको आप आकाश के नाम से जानते हैं, आकाश कोचिंग, उसके टेक ओवर के बाद भी ये काफी ज्यादा सुर्खियों में रही है, इसलिए ये सुर्खियों में बनी रही हुई है। ठीक है, अच्छा, तो यूनिकॉर्न शब्द उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब जब हम बोलते हैं यूनिकॉर्न का मतलब है किसी कंपनी की वैल्यूएशन $1 बिलियन होना, यानी कि लगभग 8,000 करोड़ जैसे ही क्रॉस करती है तो उसको यूनिकॉर्न क्रॉस में काउंट कर लेते हैं। 8,000 करोड़ से ऊपर की वैल्यू यूनिकॉर्न है और भारत में लगभग 100 से अधिक यूनिकॉर्न विभिन्न सेक्टर्स में स्टार्टअप्स चल रहे हैं। ठीक है, अब आप अंदाजा लगाइए, इस कंपनी ने 28,000 करोड़ यानी कि लगभग $3.5 बिलियन फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्राप्त किया है, विदेशी निवेश प्राप्त किया है दुनिया भर की कंपनीज से अपने अंदर। अब ये एफडीआई क्या होता है मैं आपको बताता हूं, आसान भाषा में थोड़ा समझते हैं, फिर हम इसको आपको आगे की तरफ लेकर चलेंगे। और ये ईडी का आप स्पेशल वो देख सकते हैं, मतलब ट्वीट है जिसमें इन्होंने मेंशन किया है कि इन्होंने बायजूस की जो कंपनी है थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड, उस पर इन्होंने रेड की है। अच्छा, और इस मामले में जो रेड के प्रमुख बिंदु हैं वो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी आप बात समझिए। पहली बात, यदि कोई कंपनी $1 बिलियन से ऊपर होती है ना, 1 बिलियन से ऊपर की होती है तो वो फिर यूनिकॉर्न कहलाती है। एक तो आपको यह बात समझ में आनी चाहिए, अच्छी बात है। अब यूनिकॉर्न की वैल्यू लगभग ऑलमोस्ट अगर 80 का हम डॉलर मानते हैं तो 8,000 करोड़ के आसपास होती है। ठीक है, इन्होंने 28,000 करोड़ रुपए बाहर से मंगाए। ठीक है साहब, अब आप पूछेंगे कोई पैसा देने आता क्यों है, तो इसको आसान भाषा में ऐसे समझ लीजिए, जब किसी इन्वेस्टर को यह लगता है कि मैंने अगर इसमें पैसा डाल दिया तो ये मेरा पैसा जल्दी से डबल कर देगा या जल्दी से मार्केट रेट से ज्यादा रिटर्न्स हमें दे देगा, तो लोग इन्वेस्ट करते हैं। उदाहरण के लिए बहुत सारी एडटेक फर्म्स, चाहे बायजूस हो या अनअकैडमी हो या पीडब्ल्यू हो, जिन्हें फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिला है, विदेशी निवेश मिला है, ये लोग अपने आप को मिले हुए उस पैसे से उस कंपनी को और ग्रो करने में काम करते हैं। जैसे अभी फिजिक्स वाला ने उत्कर्ष का टेक ओवर कर लिया। उत्कर्ष जो राजस्थान की एक बहुत फेमस कोचिंग है ना, उसका उन्होंने टेक ओवर कर लिया फिजिक्स वाला ने। ऐसे ही जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे कि अनअकैडमी का आपने बहुत सारे टेक ओवर सुने होंगे, अनअकैडमी से पहले हम भी संबद्ध रहे हैं, तो बहुत सारी कंपनीज का ये लोग अपने पैसे से अपने पास में टेक ओवर करते चलते हैं कि तुम हमारे पार्ट बन जाओ। जैसे बायजूस ने अपने द्वारा आकाश का अधिग्रहण कर लिया, मतलब ये उस आए हुए पैसे से और लोगों को परचेज करके अपना एम्पायर बड़ा कर लेते हैं।
एम्पायर बड़ा करने से क्या होता है, अगर मान लीजिए कि आज फिजिक्स वाला ने उत्कर्ष को अपने साथ जोड़ लिया है, उत्कर्ष का मेजॉरिटी हिस्सा अपने पास रख लिया है, तो उत्कर्ष जो भी कमाएगा वो फिजिक्स वाला के पास जाएगा। तो ऐसी स्थिति में उनका रेवेन्यू इंक्रीज होने लगता है, बड़ी कंपनियों का। अब आप पूछेंगे क्यों साहब, वो अपने लेवल पर नहीं कर सकते थे क्या? तो देखिए इसका तरीका क्या होता है, जब भी कोई टेक ओवर किया जाता है तो सिंपल सा तरीका होता है कि भाई मान लीजिए कि आपकी आज की ग्रॉस कमाई समझ ली आपकी, कि आज आपकी ग्रॉस कमाई जो है मान लीजिए 30-35 करोड़ रुपए है साल की, तो आप आने वाले 5 साल में 150 करोड़ का व्यापार करेंगे। कंपनी क्या करती है कि आपको 10 साल के हिसाब से टेक ओवर करती है, दिमाग में यह रखते हुए कि 10 साल तक ये बिजनेस कहीं नहीं जा रहा। ऐसी स्थिति में आपको 5 साल का पैसा पहले ही दे दिया जाता है, ये 5 साल का पैसा रखो और आप हमको ये कंपनी सौंप दो। अब इस कंपनी को वैसे ही चलने दो जैसे पहले चल रही थी, किसी को मत बताओ क्या हुआ। जैसे आकाश आप देखते हैं, आकाश को जब आपने बायजूस ने आकाश को लिया तो नाम में बस आकाश प्लस बायजूस लिखा आ रहा है, लेकिन हो क्या रहा है, आकाश वैसे ही चल रही है जैसे पहले चलती थी। अब क्या होगा, आकाश 5 साल में जितना कमाएगी वो तो एक तरह से उन्होंने बायजूस वालों ने जितना खर्च किया आकाश को खरीदने में उसमें चला गया, अगले 5 साल जो चली गई वो उसका प्रॉफिट हो गया। ऐसे समझिए, जैसे जब सड़कें बनती हैं तो बड़ी बड़ी कंपनी सड़क बनाने का टेंडर लेती हैं, क्या कहती हैं कि साहब ये सड़क हम बनाएंगे, सड़क बनाने का टेंडर लेंगी तो सड़क में उनको बनाने में पैसे खर्च करने होते हैं, तो शुरुआती 5 साल तक तो वो टोल वसूल करके अपना खर्चा निकालती हैं जो पहले हो चुका है, और अगले 5 साल वो टोल वसूल करके अपनी कमाई वापस लाती हैं। आ गई बात समझ में? तो ये एक तरीका है इन्वेस्टमेंट का। तो इन्वेस्टर क्या सोचता है अगले 10 साल के लिए कि भाई अगर मैंने एक्स कंपनी में, जैसे मान लो फिजिक्स वाला में मैंने इतने पैसे इन्वेस्ट किए, जो इन्वेस्टर है चाहे वो गूगल है चाहे कोई सी बड़ी कंपनी एक्स वाई सॉफ्ट बैंक है या कोई भी है, उसने फिजिक्स वाला में पैसे दिए, फिजिक्स वाला उस पैसे से 10 कोचिंगों को खरीद लिया, उनके 10 साल के विजन को खरीद लिया 5 साल का पैसा दे करके। तो एक प्रकार से फिलहाल तो यह लगेगा इतना पैसा खर्च कर दिया, लेकिन इन्वेस्टर को क्या सपना दिखाया गया है, सर 10 साल में सोचो पैसा डबल हो जाएगा आपका। अभी फिलहाल आपको बैंक कितना इंटरेस्ट रेट देगी, 10% अधिकतम, और विदेशों में तो बहुत बुरा हाल है, विदेशों में तो 1-2% भी ब्याज नहीं मिलता पैसे के ऊपर। तो ऐसी स्थिति में आप इंडिया आओ तो विदेशों से वो लोग पैसा लगाने इंडिया के स्टार्टअप्स में चले आते हैं। उदाहरण के लिए आज अमेरिका की अगर हम बात करें तो अमेरिका की जो बैंकों का इंटरेस्ट रेट है वो बहुत कम है, इंटरेस्ट रेट भी कम है और ब्याज भी कम है, मतलब 1-2% के आसपास ये लोग चलते हैं। तो अब वहां से 1-2% से पैसा तो बड़ा हो नहीं रहा, तो वहां के लोग क्या करते हैं, 5-7 लोग बड़े बड़े से मिलते हैं, मान लो किसी ने 100 मिलियन इकट्ठे कर लिए, एक कंपनी रजिस्टर कर ली, अब अपने 100 मिलियन लेकर के वो इंडिया आते हैं, इंडिया आ गए या कोई बहुत सारी छोटी जगह जहां ब्याज भी ज्यादा है, जहां पे स्टार्टअप्स का मार्केट है, जहां पर लोग ग्रो करना चाह रहे हैं, वहां आते हैं और उस कंपनी से बोलते हैं कि भाई हम तुझ पर पैसे लगाएंगे, हमें यह बता दे कि तेरा सब कुछ तो सही चल रहा है, वो सब कुछ सही चल रहा है, आप तो पैसे लगा दो। वो जैसे ही पैसे लगाएंगे ये उस पैसे से जाके 4 कंपनियों को और खरीद लेंगे, खरीद कर अपना बिजनेस ग्रो कर लेंगे। ठीक है, जैसे अनअकैडमी को आपने देखा होगा, बहुत सारी कंपनियों का उन्होंने टेक ओवर किया था, बायजूस ने भी बहुत सारी कंपनी, जैसे एक उनकी कंपनी हुआ करती थी जो बच्चों को पता नहीं क्या था, जो कोडिंग वोडिंग सिखाती थी, क्या था, व्हाइट हेड जूनियर, तो उन्होंने ऐसे एक व्हाइट हेड जूनियर नामक कंपनी का मतलब अधिग्रहण किया था। इस प्रकार से ये लोग अपने पैसे से अधिग्रहण करते रहते हैं। आ गई बात समझ में? तो उनका पैसा था, अधिग्रहण इन्होंने किया, उनको कमा के वापस दिया। तो फिर आप पूछेंगे इनको क्या मिला, किनको, जिनकी कंपनी थी। भाई मान लो आपने अनअकैडमी की बात कर ली, बायजूस की बात कर ली, फिजिक्स वाला की बात कर ली, इन्हें क्या मिला, जो विदेशों से पैसा आया ना, इन्होंने उनको अपनी हिस्सेदारी बेच दी कि सर सुनो ये मेरी हिस्सेदारी आप ले लो, मालिक आप बन जाओ। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज में, जैसे अगर हम आज अनअकैडमी की बात करें तो अनअकैडमी में जो मतलब जो टॉप मैनेजमेंट है, चाहे गौरव मुंजाल है, अरुण सैनी है, या फिर जो उनके साथ तीसरे पार्टनर है, उन तीनों का जो मिलाकर परसेंटेज है वो 100% के मालिक नहीं है। अब वो अधिकांश हिस्सा मतलब 80-90% के आसपास का हिस्सा वो इन्वेस्टर को दे चुके हैं। उनके पास अब 5-7%, 10%, 15%, इतना परसेंट ही उनके पास अपना है, बाकी सब इन्वेस्टर का हो चुका है। ऐसे ही रविंद्रन बायजूस के केस में है, वो भी अपना अधिकांश हिस्सा, हालांकि अभी एडटेक में केवल रविंद्रन बायजूस ही ऐसे हैं जिनके पास सबसे बड़ा हिस्सा है, ऐसे ही फिजिक्स वाला है, अलख पांडे जो हैं उनके पास में, नहीं तो अधिकांश हिस्सा ये सामने वाले को बेच देते हैं कि ये तू पकड़, इसका पैसा हमें दे दे बस।
उस पैसे को हम लगा के तेरा धंधा बड़ा करेंगे। ये प्रक्रिया है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इस कहानी को आगे समझो। कहानी अब ये आगे हुई कि इस प्रकार से बायजूस को 28,000 करोड़ रुपए दुनिया भर से मिले कि ये पकड़ो और इस पैसे को लगाओ। ठीक है साहब, अब पैसा जैसे ही आता है उसको लगाने की जिम्मेदारी आपकी आई। आपने कंपनी का एक बड़ा हिस्सा इन्वेस्टमेंट में यूज कर लिया। ठीक है साहब, लेकिन इंडिया में एक बड़ी परेशानी क्या है, जो पैसा आया, जो आपकी कमाई हुई या जो आपने खर्चे किए, उन पर आपको सरकार को टैक्स देना होता है। सरकार को टैक्स देने से मतलब है, एक उदाहरण के रूप में पकड़ लो, यदि आप लोग मान लीजिए एक बार के लिए ऐसे समझते हैं, एक बार के लिए आप लोगों ने 1 करोड़ रुपया कमाया, या ये समझ लिया आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपया आया, सरकार सीधा लगभग 35 से 40% अपना हिस्सा निकाल लेती है। 18% के आसपास जीएसटी निकाल लेगी, बाकी आप जो टैक्स स्लैब में आते हैं 30-35% का आपका टैक्स कट लेगा। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर सरकार कोशिश करती है 40 से 45% आपके हिस्से में से मेरा हिस्सा, यानी कि ग्रो कोई भी करे, सरकार का अपना हिस्सा तय है। इसलिए कंपनीज क्या करती हैं, कंपनीज कोशिश करती हैं अपने खर्चे बढ़ाने की, कि भाई सरकार को देने से अच्छा है उस पैसे को खर्चे में लगाओ ताकि कंपनी बड़ी हो सके। भाई खर्चा करोगे कंपनी बड़ी होगी, कंपनी बड़ी होगी आप पर टैक्स लायबिलिटी कम आएगी। आप खर्च करो ना उस पैसे को खर्च करोगे, कंपनी को बड़ा करते जाओ, खर्चे बढ़ाते जाओ। इसलिए बहुत सारी कंपनीज अपने आप को मुनाफे में ही नहीं दिखाती। और अगर आप इनकी स्टार्टअप्स को उठाकर देखोगे तो ये तो कभी खुद को मुनाफे में दिखाना पसंद ही नहीं करते। इनको पता है अगर मुनाफे में दिखा दिया तो चंक भर के कंपनी का देना पड़ेगा उधर। ये तो खर्चे दिखाते, साहब यहां खर्च हो गया, साहब यहां खर्च हो गया, हम क्या दें आपको साहब। बोले जीएसटी तो देना ही पड़ेगा, तब भी सरकार 18% तो लेकर जाती है, और 10% जो टीडीएस लोगों का करते हैं वो लेकर जाती है। ठीक है, मतलब सरकार घाटे में नहीं रहती। अब क्या करें ऐसी स्थिति में? रविंद्रन बायजूस पर जो आरोप लगे, या बायजूस पर जो आरोप लगे, वो क्या है वो समझो। हुआ ये कि इस कंपनी ने 28,000 करोड़ में से, ठीक है, 2011 में बनी थी बायजूस, 2011 से 2023 के बीच में इन्होंने लगभग 9754 करोड़ रुपए, लगभग 1.5 बिलियन, मतलब 1.25 बिलियन पकड़ लो, $1.25 बिलियन जो है ना, यानी एक यूनिकॉर्न से ज्यादा का अमाउंट इन्होंने अपने देश से बाहर भेज दिया। अब आप पूछेंगे ये क्या कहानी है? अब इस कहानी को भी समझो। देखो क्या होता है, जब टैक्सेशन बढ़ता है ना तो फिर आदमी सोचता है यार इस टैक्स को कैसे बचाएं। देखिए आज हमारे देश में जो सीए है ना, उनके पास अगर कोई सबसे पहले जाता है तो वो इनकम टैक्स फाइल कराने के लिए नहीं, इनकम टैक्स तो सीए बहुत सस्ते में फाइल कर देते हैं, मतलब उनके जो बहुत सारे इंटर्न्स है ना वही फाइल कर देंगे, लाओ साहब कर देंगे, सीए साहब से हम साइन लगवा लेंगे, फाइल हो जाएगा। सीए के पास इसलिए जाते हैं कि महाराज ये बताओ इस टैक्सेशन से बचने का तरीका क्या है। चोरी नहीं सिखाता है सीए सिखाता है कि आप इन्वेस्टमेंट करिए सर, आप पैसे को इस तरह से खर्च करिए ताकि आपके खर्चे आपके टैक्स को बचाएंगे। सीए का मकसद होता है आपके फाइनेंसेस को मैनेज करना। ठीक है साहब, ऐसी स्थिति में इनको भी किसी सीए ने सलाह दी होगी। बड़ी कंपनियों में सीए नहीं सीएफए होते हैं, चीफ फाइनेंशियल एडवाइजर। ये क्या करते हैं, ये इनको समझाते हैं कि सर आपको यहां नहीं, पैसा निकाल के केमैन्स आइलैंड भेज दो। अब ये केमैन्स आइलैंड क्या है साथियों? एक आइलैंड है, या आप और छोड़ो सर आप दुबई भेज दो, चल आप सिंगापुर भेज दो। बोले वहां क्या है? सर आप पैसा जैसे वहां भेजोगे आपके पास से तो पैसा वहां चला गया, सरकार की जिम्मेदारी खत्म, क्योंकि सरकार तो टैक्स ले ही नहीं सकती, आपका तो पैसा चला गया। उस देश में आपके पैसे पर टैक्स नहीं है सर। जैसे दुबई के केस में कहते हैं कि वहां पर 0% के आसपास टैक्सेशन है। सुनी सुनाई बात है, ऊपर नीचे का व्यू होगा, 2-5% हो तो कोई बात नहीं। ठीक है, बोले सर वहां ले जाकर कंपनी रजिस्टर कर दो, वहां पर आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, अब इन कंपनियों को क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में बाहर से पैसा प्राप्त होता है इंडिया के लिए, ये उस पैसे को घुमाकर वहां भेज दिए। ठीक है, अच्छा अब जब आप पैसा वहां भेज दिए तो सवाल बना सर ये पैसा क्यों भेजा? तो इन्होंने कहा कि हमने ओवरसीज में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया है। ओवरसीज बोले तो इंडिया के बाहर के क्षेत्रों में हमने अपनी तरफ से पैसा इन्वेस्ट किया है। बोले सर वैसे किया किसमें है? बोले सर हमने लगभग 950 करोड़ रुपए तो एडवर्टाइजमेंट पर ही खर्च कर दिए। इस कंपनी ने अपने इन खर्चों में से 950 करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट पर खर्च कर दिए, और बाहर जो पैसा भेजा है, अब आप सोचो ध्यान से, आप पूछेंगे सर बाहर पैसा भेज दिया उससे क्या होगा? उस पैसे से
विदेशों के अंदर ब्रांचेस खोलने का मौका मिलता है। इसलिए बायजूस जो है वो देश के बाहर भी अपनी ब्रांचेस खोलने में बिजी है कि भाई दूसरे देशों का एजुकेशन सिस्टम भी पकड़ो, उस पैसे से जो भारत के से तो टैक्स फ्री हो जाएगा और वहां जाकर के दूसरे का धंधा जो है वो भी अपना हो जाएगा। इस प्रकार से ग्रो करने के लिए बायजूस काम कर रहे हैं। 2011 में बनी कंपनी है, 12 साल हुए, $22 बिलियन की वर्थ है। कारण तरीके यही हैं कि पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना है। आप और हम क्या करते हैं, टैक्स आ रहा है, टैक्स दे रहे हैं। इनके साथ क्या हो रहा है, टैक्स पैसा तो आ रहा है लेकिन देने की जो प्रक्रिया है उसमें इन्वेस्टमेंट और खर्चे बड़ी मात्रा में दिखाए जाते हैं। उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ गई होगी। अब सर पैसा चला गया तो इनकी जेब में क्या आया, तो वहां से उस पैसे को फिर से किसी और तरीके से लाया जाए, तो इस प्रक्रिया को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। पैसा घूम घाम के आ रहा है और जैसे ही भारत से पैसा भारत के बाहर से पैसा इंडिया आता है तो फिर हमारे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के कान खड़े हो जाते हैं, ईडी के कान खड़े हो जाते हैं कि विदेश से पैसा आया है, शिकार आया, ढूंढो इसे। अब क्या करना है, इसका ढूंढो, इसने पैसे में गड़बड़ तो नहीं की है। पैसे में गड़बड़ करने के लिए क्या हुआ, इसने कहीं फेमा का तो उल्लंघन नहीं किया है। मतलब फेमा बोले तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो विदेशी मुद्रा आई ना, इसको कहीं इसने राउंड ट्रिपिंग तो नहीं कर दी है। इसकी जांच करने के लिए क्या जरूरी होता है, जरूरी होता है आपको अपनी बैलेंस शीट प्रॉपर बनानी होती है। इसके बारे में, बायजूस के बारे में पता चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 2021 इन भाई साहब ने अपनी बैलेंस शीट ही नहीं जारी की है। यानी इनके द्वारा अपनी अकाउंट की शीट की सार कंपनी जो हैं, जो इन्वेस्टमेंट ले रही हैं, वो सरकार के सामने अपनी बैलेंस शीट साझा करती है। सर हमने इतना पैसा यहां से लिया, इतना पैसा यहां खर्च किया, हमारा इतना पैसा यहां चला गया। इन्होंने अपनी बैलेंस शीट ही जारी नहीं की। बैलेंस शीट के बारे में बहुत बार सवाल पूछा गया, इन्होंने कोई अपडेट नहीं दिया। इनसे पूछा गया सीएफओ नियुक्त किया कि नहीं किया, बोले सर हम तो अपने से ही संभाल ले रहे हैं। इन्होंने बहुत लेट जाकर के अभी एक सीएफओ नियुक्त किए हैं। इस वजह से इनके ऊपर बहुत सारी लायबिलिटीज बढ़ती चली गई। ईडी ने कहा कुछ तो गड़बड़ है, दया दया गेट तोड़ दो, तो दया गया और उसने गेट तोड़ दिया। ईडी में जाकर, मतलब बायजूस में जाकर एंट्री मार दी और बायजूस में अब खंगाले जा रहे हैं कि भैया बताओ आपका अकाउंट कहां है, क्या है। फिर बायजूस ने क्या कहा, बायजूस ने कहा कि सर ये रेगुलर प्रोसेस है, चेक कर लीजिए। देखिए साहब, वो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनके पास में, ईडी के पास सरकारी कर्मचारी हैं, उनके पास प्राइवेट कर्मचारी हैं, लेकिन वो प्राइवेट कर्मचारी भी उस पैसे को कैसे व्यवस्थित करना है, कहां कैसे इन्वेस्ट करना है, उस पर बढ़िया से काम करके बैठे होंगे, ऐसी अपेक्षा की जाती है। और अगर कुछ गड़बड़ होगी तो ईडी को पता चल ही जाएगा। ये पूरी कहानी है, ठीक है ना। तो बायजूस का आप फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से देख लो। फाइनेंशियल ईयर क्या है, 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च अगली साल तक। जैसे अगर मैं कहूं फाइनेंशियल ईयर अभी कौन सा चल रहा है, तो अभी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 चल रहा है। एक टर्म में बोला जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2023 चल रहा है। 23 में क्या होगा, आप फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक जितने भी अकाउंट में ट्रांजैक्शन होंगे वो उसी फाइनेंशियल ईयर में काउंट किए जाएंगे। बायजूस पर प्रश्न तब खड़े हुए जब इसने फाइनेंशियल ईयर 2021 में 4500 करोड़ रुपए का लॉस बुक किया। मतलब साहब घाटा हो गया, घाटा 4500 करोड़ का घाटा। यानी 2021 में 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक सर 4500 करोड़ का घाटा। भाई साहब सरकार का दिमाग हिल गया कि हमारे यहां के स्टार्टअप बर्बाद हो रहे हैं क्या। चल क्या रहा है, जी हां चल ये रहा है कि लोग ऑनलाइन में जो काम इनके द्वारा किए जा रहे थे, एडटेक में हुआ क्या था, कोई नया प्रोडक्ट ट्राई नहीं किया गया। हम जैसे और कुछ मेरे आप जैसे भाई लोग, जैसे 2-4 टीचर, 15-20 टीचर, हजारों टीचर जो इधर उधर पढ़ा रहे थे, ऑलरेडी पढ़ा रहे थे, उनको इन्होंने इकट्ठा किया करके किसी सामने वाले को बेच दिया। बाद में क्या हुआ, उन टीचरों को समझ में यह आने लग गया कि भैया असली कृपा तो यहां से होके जा रही है। मतलब भाई कुछ तो समझदार थे पहले से ही जो नहीं गए, वो हमसे भी ज्यादा ज्ञानी थे। लेकिन जो हम जैसे अज्ञानी लोग थे, जिन्हें खरीद करके कंपनी के सामने बेचा गया कि सर हमने ये माल खरीद लिया है, अब ये इतने रुपए का बिकेगा, तो वो जो लोग थे ना, वो लोग बैक टू पवेलियन हो लिए। बहुत सारे ऐसे एडुकेटर्स जो इन बड़ी बड़ी संस्थाओं में, एडटेक इंडस्ट्रीज में काम करते थे, जब वो बाहर आए तो भैया बाहर आने के बाद में बच्चा भी तो बाहर भागेगा, बच्चा बाहर भागेगा तो वैल्यूएशन नीचे आएगा। एडटेक में तो धंधा एजुकेशन का ही चल रहा है ना।
तो वो जो टीचर हैं, जैसे हम जैसे लोगों को क्या कहा जाता है, लौट के बुद्धू घर को आए। तो हम जैसे जो बुद्धू हैं, जो यूनिकॉर्न नहीं पॉपकॉर्न का ही सपना देखकर खुश हैं, तो वो जो लोग हैं ना, उनकी वजह से ये धड़ाम हो गया। तो ये जो धड़ाम मामला फंसा है ना, इसमें बच्चे को भी ये समझ में आ गया, करने वाला टीचर है, तो टीचर है तो टीचर के साथ चलो यार, ठीक है ना। तो वो कहानी यहां पर निकल कर आई और यहां पर चीजें निकल कर सामने आ गई। जब प्रोडक्ट एज एन इंस्टीट्यूशन डेवलप होता है तो वो ग्रो भी करता है। बहुत सारे ऑफलाइन संस्थान ऐसे हैं, जैसे इंडिया के अंदर ऑलरेडी जैसे एलन बहुत अच्छा कर रहा है ना, बहुत सारी कोचिंग्स हैं, जैसे कि फिट जी बहुत अच्छा कर रहा है। ये सब लोग क्या कर रहे हैं, एक संस्थागत रूप से चल रहे हैं। संस्थागत का मतलब है कि भाई सिस्टम की तरह से ग्रो कर रहे हैं, एक एक्सपेक्टेड ग्रोथ ये अपने दर्ज करते जा रहे हैं बिना किसी विदेशी निवेश के लिए, कि कोशिश कर रहे हैं कि बढ़कर। वैसे हालांकि एलन के बारे में भी सुना है कि उन्होंने भी निवेश उठाया है, लेकिन सुना है, ठीक है। चलिए फिलहाल के लिए आपको ये बात समझ में आ गई होगी, आगे बढ़े। जानकारी के बारे में जो भी जानकारी अब मैंने ये बता दी, अब मैं न्यूज से केवल आपको ये बायजूस रविंद्रन कौन है, मतलब कितनी पैसे वाले आदमी, ये बायजूस रविंद्रन है, 2011 में इन्होंने, ये बाकी जानकारी तो मतलब आप लोगों को ऑलरेडी नेट पर पता है। ये कहानी क्या थी, ये कहानी आपको अब समझ में आ गई होगी, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, ठीक है ना। 2019 में इन्होंने आईपीएल का ऑफिशियल स्पॉन्सर बने थे, शाहरुख खान को भी इन्होंने अपना वो ले रखा है 5 करोड़ से ज्यादा। ये तो खैर क्या ही, मतलब ये तो जान लेना आप लोग, बाकी मैंने सारी बातें आपको आसानी से समझा दी हैं। फेमा के कारण ईडी जो है उसको लफड़े में लेने के लिए आई है, ठीक है ना, डन। तो फेमा एक्ट है जिसके कारण ये निकल कर आए हैं, क्लियर। उम्मीद है आप लोगों को ये जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये जानकारी समझ में आई हो तो आपसे गुजारिश है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आ रहा है तो साथियों से साझा कर दें, चैनल पर नए हैं, वीडियो लाइक भी कर दिया, शेयर भी कर दिया, तो कमेंट में अपनी राय बता दें। ये रेगुलर ड्रिल है जिसे आप हमारे साथ कर सकते हैं, ठीक है।